नमस्कार किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं जो कि मिट्टी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी परेशानियों से आपको छुटकारा दिला देगी। तो मिट्टी से होने वाली सबसे बड़ी परेशानियों में हमारे सामने जो उभर के आती है वो है निमेटोड, जिसको हम जड़ गांठ भी कहते हैं। जड़ गांठ एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने उभर के आया है। जड़ गांठ के अलावा भूमि से मिट्टी से होने वाले और भी बहुत सारे रोग और वायरस हैं, जैसे फंगस के द्वारा होने वाले फफूंदी जिसको हम कहते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले, वायरस के द्वारा होने वाले, इवन जो हमारे जब हमारी फसल चल रही होती है उसमें जो कीड़े बीमारी आते हैं उनके जो प्यूपाज हैं वो भी हमारे मिट्टी के अंदर रह जाते हैं। तो इस तरह से अनेक समस्याओं का जो अगर हमको समाधान चाहिए, इनसे हमको अगर छुटकारा पाना है, तो हमारी जो ये आज की तकनीक है या पूरा वीडियो देखिएगा, इसके अंदर हम पूरी इस तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो कि हमारा बना हुआ है सॉइल सोलराइजेशन के ऊपर। और ये कुछ मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पे, जो कि हमारे को मेन तरह से मुख्य रूप से जो हमारे को मिट्टी से जुड़ी हुई जो समस्याएं आती है। अब इनका जो सोलराइजेशन का जो सबसे ज़्यादा हमको फ़ायदा होने वाला है वो इन्हीं रोग और बीमारियों के अंदर होने वाला है। और निमेटोड जो कि जड़ गांठ जिसको हम कहते हैं, इसको मैंने सबसे मेन में रखा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आ रहा है। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि साहब हम काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ड्रिप में भी चला रहे हैं और फिर भी जो निमेटोड है वो मर नहीं रहा है। तो ऐसा पाया गया, ऐसा फीडबैक आया है कि सोलराइजेशन के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो इसका कंट्रोल है, हमारे को निमेटोड का कंट्रोल मिलता है। इसी तरह से जो फंगस बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारी है, भी आप देखें बड़ी कीमती क्रॉप है, खास करके पॉली हाउस नेट हाउस वालों के लिए बहुत कॉस्टली सीड आते हैं और सीड लगाते ही आप देखो इस तरह से ये हो जाता है। तो ये मृदा जनित रोग या मिट्टी से होने वाले जितने भी रोग हैं, उनका सबका अगर हमारे को निदान करना है, सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमको मिलने वाला है वो सोइल सोलराइजेशन से मिलने वाला है। रोग और निमेटोड के अलावा जो कीड़े हैं, जैसे जो हमारा थ्रिप्स है, थ्रिप्स के भी जो एक स्टेज होती है वो मिट्टी के अंदर रहती है। सिमिलरली माइट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं माइट्स की भी एक स्टेज है जो मिट्टी के अंदर रहती है। सिमिलरली कैटरपिलर्स के जो प्यूपा हैं वो भी मिट्टी के अंदर रहते हैं। तो ये जो हमने जो पहली फसल लगाई और उसके अंदर जो अगर ये कीड़े बीमारी थे और हमने अगर सोलराइजेशन या कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो निश्चित रूप से वो अगली फसल में हमारे आने वाले हैं। तो इन सब के ये हमको सौरीकरण के जो सोलराइजेशन के फायदे होने वाले हैं। ये तो मेन फायदे हैं। इसके अलावा हमको फ्री में क्या और फायदे इसके साथ में मिलने वाले सोलराइजेशन के, कि हमारी मिट्टी जो है वो रिफ्रेश रिचार्ज हो जाती है। सेम जैसे हम रात को सो के सुबह उठते हैं बड़ा तरोताज़ा महसूस करते हैं, वैसे ही इसके अंदर जब हम 1-1.5 महीना जो हमारी जो मिट्टी है वो रेस्ट में रहेगी तो रिफ्रेश हो जाएगी, न्यूट्रिएंट उसका जो है वो वापस रिचार्ज हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमने पिछली फसल में जितने भी फर्टिलाइजर्स दिए थे, जो मिट्टी की ऊपरी परत के अंदर जमा होके जो पीएच और इसी को बढ़ा रहे थे, वो सारे के सारे लीच डाउन होके नीचे चले जाएंगे। तो ये भी हमको एक इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब एक शब्द आता है सोइल स्टरलाइजेशन, जिसको भूमि निर्जमीकरण भी हम कहते हैं, और उसी के अंदर हमारा सोइल सोलराइजेशन है। तो सोइल स्टरलाइजेशन के अंदर दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल के अंदर हम देखेंगे, फिर आगे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है भाप द्वारा, जिसको स्टीम कहते हैं, इसमें भी स्टीम बनती है, लेकिन इसमें जो ये फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा करते हैं लोग इसको स्टीम को। हमारे पास में यहाँ पे क्योंकि हम इंडिया में फ्री में हमको मिल रही है सूर्य की किरणें, तो इसलिए हम उससे करते हैं। रासायनिक में जब हम कोई केमिकल्स यूज़ करते हैं या वीडिसाइड यूज़ करते हैं, तो उसको हम केमिकल स्टरलाइजेशन कह सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, तो हमारी मिट्टी को सूर्य की ऊर्जा से, गर्मी से इतने लेवल पे हीट करना कि वो जो हानिकारक जितने भी अभी हमने पीछे लिस्ट देखी वो सारे के सारे मर जाएं। तो लगभग सब तरह के जो फंगस बैक्टीरिया पैदा होने वाले हैं, निमेटोड पैदा होने वाला है, उसको इस लेवल पे तपा दें
मिट्टी को हम कि वो सारे के सारे मर जाए। कीमती फसलों के अंदर जैसे आप पॉली हाउस नेट हाउस की खेती करते हैं या ओपन फील्ड की आप खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जियों में भी बहुत मृदा जनित रोगों की समस्याएं आ रही है। खास करके मैं बात करूं, खरबूजा है, तरबूज है, गोभी है, जो कॉलीफ्लावर है, जड़ें काली हो जाती है, खरबूजा तरबूज में जड़ें गल जाती है। तो ये सारे के सारे अगर हम सोलराइजेशन करते हैं तो निश्चित रूप से हमको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब हमको सोलराइजेशन कैसे करना है, उससे पहले हमको क्या स्टेप लेने चाहिए ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको मिट्टी का सैंपल लेना चाहिए, ताकि पहले से हमारी मिट्टी में क्या ऐड है तो हम सोलराइजेशन के बाद में वो चीज़ें ऐड कर दें। अगर आप पॉली हाउस नेट हाउस में खेती कर रहे हैं और किसी पार्ट में आपको लग रहा है कि ज़्यादा निमेटोड की प्रॉब्लम आई है या ज़्यादा कोई फंगस की प्रॉब्लम आई है, तो उस पार्ट की मिट्टी को हम बदल सकते हैं, और उसके लिए सोलराइजेशन से जो पहले का समय है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर हमको जिप्सम ऐड करना है, हमारी मिट्टी में साल्ट्स या इसी की प्रॉब्लम है, तो हम जिप्सम भी ऐड कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप मिट्टी की जांच के हिसाब से उसके अंदर जिप्सम ऐड करें। फिर भी इन जनरल अगर आपके पास में मिट्टी की जांच नहीं है तो 200 से 250 किलो तक हम उसमें जिप्सम ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर सोलराइजेशन में ऐसा क्या होता है कि जिससे ये सारे मर जाते हैं, तो एक अध्ययन के अनुसार अगर हमारा जो 5 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी, जो पॉलीथीन के नीचे की मिट्टी है, वहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस तापमान जाता है, और 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर नीचे अगर 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाता है, तो पीछे जितनी भी जो मृदा जनित जो रोग बीमारियां थे जिनकी हम बात कर रहे थे, उनके लिए ये वाला तापमान बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और क्योंकि हम मिट्टी को नम कर रहे हैं तो वो एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और सारे के सारे उस स्टेज पे आके मर जाते हैं। अब हमको कब करना चाहिए सोलराइजेशन? इसके लिए जो सबसे ज़्यादा गर्म महीने हो, चाहे अप्रैल मई हो, मई जून हो, वो वाला समय हमको चुनाव करना चाहिए। और आदर्श जो समय होता है सोलराइजेशन के लिए वो सबसे बेस्ट होता है, लगभग 40 से 45 दिन हमको करना चाहिए। अगर आपकी क्रॉप प्लानिंग में कुछ दिन कम पड़ रहे हैं तो 30 दिन भी कर सकते हैं। 60 दिन तक भी अगर आपको लग रहा है आगे मौसम अनुकूल नहीं है, हमारी क्रॉप प्लानिंग थोड़ा लेट है, तो ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं, 60 दिन तक भी रख सकते हैं। फायदा ही हमको मिलने वाला है, इसमें कोई नुकसान हमको नहीं होने वाला है। इसकी स्टेप्स क्या होने चाहिए, क्योंकि ऐसे फीडबैक में आते हैं कि सोलराइजेशन के बाद में भी हमारे जो हैं वो अच्छे से वो कीड़े बीमारी नहीं मरे या बीमारियों की समस्या थी। तो कहाँ हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके अंदर 6 स्टेप के अंदर सिंपल मैं आपको इसको समझाऊंगा। ये बताने से पहले मैं बता दूं कि इससे अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है वो बहुत ही, मैं कहूँगा, उपयोगी होगा आपके, मेरे लिए भी और साइंटिस्ट्स के लिए भी, क्योंकि हमको फसल का निरीक्षण किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से फोटोग्राफ्स लेने चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है जिसको हमको उसको पिन पॉइंट करना है, ये सारे के सारे मेरे अगली वीडियो में रहने वाले हैं। अब जो मैं स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हमको फसल के अवशेष जितने भी हो, खास करके अगर उसमें कोई बीमारी आई है, फंगस आई है या निमेटोड, खास करके विशेष रूप से निमेटोड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये आया है तो इसको हमको बाहर निकाल देना है, खेत के अंदर इनको नहीं रखना है। और वो भी जैसा इस फोटो में दिखाया गया है, बिल्कुल पॉलीथीन में पैक करके। ये भाई साहब निमेटोड बड़े खतरनाक है, इनको तो बिल्कुल एकदम बैग में, यूरिया वाले बैग में, कट्टे में, बैग, पॉलीथीन बैग में, जिसमें भी आपकी सुविधाजनक हो उसमें पैक करके बाहर ले जाएं और सुखा के इनको जला दें, वैसे भी नहीं छोड़ना है। दूसरा फिर स्टेप आता है हमारा 2 नंबर पे, कि जितनी भी अगर हमको गोबर की खाद ऐड करनी है, आप 5 टोली से 25 टोली तक कर सकते हो, वो ये सही समय है, इस समय पे हमको करनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा समस्या आ रही है तो आप इसमें नीम की खली भी यूज़ कर सकते हो, 1000 से लेके 2000 किलो तक। अगर आपको निमेटोड की स्पेशल समस्या है तो इसमें आप 100 से 200 किलो तक सरसों की खली, 100 से 200 किलो के बीच में अरंडी या करंज की खली, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ये हमको ऑर्गेनिक मैटर तो देगी। इनका एक स्पेशल बेनिफिट और बताता हूँ मैं, क्योंकि एजेडिरेक्टिन होता है जैसे नीम की खली में, इसी तरह से एल्केलॉइड्स होते हैं अरंडी, करंज और सरसों की खली में, तो वो भी वेपर के रूप में आते हैं। उसके जो टॉक्सिन्स निकलेंगे वो
स्पेशली निमेटोड के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो जब हम सोल इधर से हमारी हीट होगी और इधर से वो वेपर बन के निकलेंगे तो डबल उसके ऊपर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जिसको हम कहते हैं वो पड़ता है। तो इसलिए ये आप ज़रूर ऐड करें, अगर आपको ये समस्या इस तरह की आती है तो इसके अंदर ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। थर्ड नंबर स्टेप पे आता है कि जब हमने सब कुछ उसमें ऐड कर दिया तो आप खेत को उसको अच्छी तरह से जुताई करें, जैसे इसमें दिखाया गया है। ओपन फील्ड है तो भी जुताई करें, पोली हाउस नेट हाउस है तो भी उसमें अच्छे से जुताई करें। किसी भी तरह के फोर्थ स्टेप में जुताई करने के बाद चेक करें कि कोई पत्थर, कुछ फसल के अवशेष, ऐसे ढेले आदि तो नहीं रह गए हैं, क्योंकि ऐसे रह गए तो ये जो हमारी नमी को कम करेंगे, हीट को कम करेंगे। और कई बार जो, क्योंकि असंख्य करोड़ों की संख्या में ये हानिकारक जो जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मिट्टी में रह सकते हैं, तो सारे के सारे जो हैं, कुछ अगर उनमें से 2-4 भी छुप के रह गए तो वो वापस उतने के उतने मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे। तो इस तरह के अगर कोई ढेले हों उनको आप फोड़ दें या उनको निकाल दें बाहर, या एक बार ट्रैक्टर और चला के उनको बारीक कर दें, बिल्कुल महीन कर दें। इसके बाद में हमको खाली पानी देना है 5वें नंबर स्टेप पे 40 से 50 mm, यानी हैवी इरिगेशन करनी है। जैसे मैंने एक आपको एडिशनल बेनिफिट बताया था, इसमें जब आपने जिप्सम ऐड किया हुआ और इधर से आपने अगर इसके अंदर हैवी इरिगेशन करेंगे तो जितने भी जो साल्ट्स थे वो सारे लीच डाउन होके और हमारी मिट्टी का जो EC/pH है उसको भी कुछ हद तक कम करने में, हमारी आदर्श कंडीशन में लाने में हमारी मदद करेंगे। इसी तरह से लास्ट जो स्टेप है वो हमको इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन, अगर आपके पास में सुविधा है तो उसको बिछाना है। इसके भी 2 फायदे हैं। कई बार ऐसा फीडबैक भी है कि साहब हमको कुछ केमिकल देना है, तो वो हमको देने की सुविधा रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी सुविधा रहेगी कि नमी कम नहीं होनी चाहिए। तो वो हम इसमें बीच बीच में पानी छोड़ते रहेंगे इससे, ताकि हमारा नमी बरकरार रहे, नमी बनी रहे। अब हम पॉलीथीन का चुनाव करते हैं, तो इसके लिए हमको पारदर्शी, एकदम साफ, नीट एंड क्लीन जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि जो आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इसका भी एक वो हाथ हो सकता है, ये पॉलीथीन सीट का भी, अगर वो अच्छी नहीं होगी तो इसका हमको अच्छा चुनाव करना है। रंगीन पॉलीथीन हमको नहीं लेनी चाहिए, पारदर्शी के अंदर रिजल्ट हमको ज़्यादा अच्छा मिलता है। और रंगीन इसलिए काम में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जो सनलाइट है, जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट जितना मिट्टी को टच करेगी तो वो डायरेक्ट भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारने में हमारी हेल्प करेगी। इसलिए हमको जो बिल्कुल पारदर्शी हमको जो सीट है वो काम में लेनी चाहिए। सीट को बिछाने का काम आप आराम से करें। जैसे मैंने कहा, नमी का बहुत बड़ा रोल है। कई बार जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारी मिट्टी रेतीली है थोड़ी, पता लगे हमने पूरे खेत में एक साथ पानी लगा दिया और जब तक सीट बिछाने लगे वो पानी जब उड़ गया, अब क्या करें, नमी कम हो गई। कई बार आपके पास अगर ड्रिप की सुविधा नहीं है तो पानी दे भी नहीं सकते वापस। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं, थोड़े थोड़े एरिया में कर सकते हैं, लेबर की सुविधा के हिसाब से, पानी की सुविधा के हिसाब से। नमी पे आप देख रहे होंगे कि मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। नमी, क्योंकि जब नमी अंदर बनेगी तो वो हीट के साथ में एक भाप भी बनेगी, लेटेंट हीट भी बनेगी। और दूसरा, नमी के अंदर जैसे सूखे में सीड भी, हमारा बीज भी नहीं उगता, इसी तरह से जो इनके बीज है, जो स्पोर्स है, जो प्यूपाज हैं, उनको एक्टिवेट होने के लिए नमी चाहिए। तो वो नमी हम बनाएंगे ताकि वो अपने, जैसे कहते हैं ना, वो बिल से बाहर निकले, इधर से मार दे सबको। तो ये वाली कंडीशन उनको पैदा करनी है। इसलिए नमी हमको अच्छी से अच्छी बना के रखनी है। और उस नमी को संजो के रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते जाएं। जितने एरिया में आपके नमी हो गई उतने एरिया में आप उसको लगा दें, फिर आगे बढ़ते जाएं धीरे धीरे एक कोने से लेके। पॉलीथीन सीट को हमको एक दूसरे के कोने पे लगभग आधा फीट तक चढ़ाना है, ताकि जो वेपर बने, अंदर भाप बने, वाष्प बने, वो बिल्कुल लीक ना हो। बिल्कुल एयर टाइट वाली कंडीशन हमको करके रखनी है। इसके अलावा आप उस पर टेप लगा सकते हो, ज़्यादा अच्छा है। टेप भी लगा सकते हो, मिट्टी भी डाल सकते हो। टेप की सुविधा नहीं है तो आप मिट्टी डाल दें। इसके अलावा पोल के आसपास तो आपको टेप, ये खास करके पोली हाउस नेट हाउस वालों के लिए है,
पोल के पास तो आपको टेप प्लस मिट्टी दोनों डालने हैं, पता लगे टेप ढीली हो गई 10 दिन बाद में, तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। इसलिए ये वहां पे हमको ध्यान में रखना है, टेप प्लस मिट्टी आप दोनों लगाएं। हॉकी एरिया में हल्का सा खाई खोद के उसके अंदर इसको डाल दें, ताकि वहां से भी हमारी जो हवा है वो लीक होने के चांस ना रहे। सीट अच्छे से वहां पे दबा दें। सीट को बिछाना, जैसे अभी हम चर्चा करे थे, ओपन फील्ड में भी है तो इस तरह से आप साइड में फावड़े की सहायता से हल्की हल्की नाली बना के उसके ऊपर उस सीट को दबा दें। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि पॉलीथीन सीट बिछाने के बाद हमको क्या करना है। तो इसके अंदर सबसे पहला काम, अगर आपका पॉली हाउस है तो साइड के जितने भी पर्दे हैं चारों ओर के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनको बंद कर दें। स्लाइड नेट को खोल दें, यानी हीट क्रिएशन वाली कंडीशन हमको क्रिएट करनी है। समेट दें स्लाइड नेट सेड नेट को, ताकि हीट अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बने। नमी, जैसे मैंने कहा, ज़रूरी है, तो आपने जैसे इस फोटो में भी देख रहे हैं, नमी बनाने के लिए हमको बीच बीच में उसको आपको नमी चेक करते रहना है। कम लगे तो ड्रिप चला दें उसके अंदर। पॉलीथीन सीट को भी चेक करते रहें, कहीं से कटफट तो नहीं गई, उड़ तो नहीं गई, तो उसको भी ठीक करते रहें। ये देखिए आप बड़े अच्छे से इसके अंदर, मैं कहूँगा कि एक परफेक्ट कंडीशन है जो हमारे एक किसान ने की हुई है। ओपन फील्ड, जैसे मैंने कहा कि ओपन फील्ड की सब्जियों में भी पौध, जो अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं, जैसे ये हमारे किसान हैं, इन्होंने ये नर्सरी के लिए खेत तैयार करे हैं, ये इस समय पे अभी इन्होंने प्रेजेंट में किया हुआ है, इस तरह से इन्होंने किया हुआ है खुले खेत के अंदर भी। ये बहुत ही कारगर है। अगर आप सब्जियां लगाते हैं, आपकी वैल्यूएबल है क्रॉप है, तो उसके अंदर आप ये जरूर करें। स्पेशली जैसे मैंने कहा गर्म महीने जो मई जून के होते हैं उसके अंदर। और लास्ट स्टेप आता है, स्पेशली मैं कहूँगा कि ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वालों के लिए है, जैविक। इसके जो 6 स्टेप हैं, 1 बाय 1 हम देखते हैं। कोई भी जैविक पदार्थ अगर हमको डालना है तो वो आप पहले डाल दें उसको, बाद में हमको कोई भी खाद उसके अंदर नहीं डालनी है, क्योंकि पता लगे हमने जो इतने अच्छे से जब सब हानिकारक जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा था वो वापस उस खाद के साथ आ गए। केंचुआ खाद, जैसे काफी जैसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस में भी काफी लोगों ने पूछा कि अगर केंचुआ खाद डालनी हो तो क्या करें। बिल्कुल बहुत अच्छी केंचुआ खाद होती है। इसको अगर हमको डालना है तो आप इसको इनरिच करें, इसको एडिटिव इफेक्ट डालें ट्राइकोडर्मा से, पेसिलोमाइसिस से, सूडोमोनास से। तो यहाँ पे हम इसमें लाभदायक जीवाणु है और फंगस ऐड कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा पेसिलोमाइसिस ये हमारे फंगस और निमेटोड के लिए हो गया। सूडोमोनास है, ये बैक्टीरिया है, ये हमारे बैक्टीरियल जितनी भी डिजीज हैं उनके लिए हो गया। तो इसको आप 10-15 दिन उपचारित करके रखें, और फिर जब हम बेड बनाने का काम हमारा चालू हो उस समय पे इसको हम उसके अंदर मिक्स कर दें। मिट्टी बिल्कुल नहीं बदलनी है, क्योंकि कई बार लगता है कि जब हम 1-1.5 महीने का टाइम हुआ, पहले कुछ भूल गए, बाद में याद आया कि साहब चलो अब इसमें मिट्टी डाल देते हैं। तो पता लगा जो 1.5 महीने की तपस्या थी, बड़े अच्छे से हमने हर स्टेप ले रहे थे, वो मिट्टी नहीं डाल के, और सारा का सारा हमारा जो मेहनत थी वो एक तरह से मैं कहूँगा कि गुड़ गोबर हो गई। तो ऐसा नहीं करना, मिट्टी बिल्कुल नहीं डालनी, उसको चेंज करने का काम आप पहले कर लें। चौथा नंबर पॉइंट, ये जब भी मैं विजिट करता हूँ मैंने देखा है, ये किसी के भी बहुत जो अच्छे ग्रोवर हैं उन्हीं के ये साफ अच्छा मिलता है, साफ सुथरा। नहीं तो उसमें ज़्यादातर घास खड़ी रहती है या फिर उसमें मिट्टी जमा होती है। मैं आपको बता दूं कि जो आपके पैरों के जो चप्पल से या जूते से जो मिट्टी लग के अगर हमारे पोली हाउस के अंदर जा रही है, तो उसके अंदर लाखों की संख्या में फंगस के जो स्पोर्स है या जो निमेटोड के एग्स है वो हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी साफ सफाई भी आप साथ के साथ कर दें, और 1-1.5 महीने तक बिल्कुल पैक रखें इसको भी। ट्रैक्टर के टायरों की भी सफाई करें। यही मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं जो कड़ी है ना, उसकी कमजोर कड़ी वो हम छोड़ देते हैं, और उस कमजोर कड़ी के अंदर से उसको तोड़ के और वो चक्कर तोड़ के हमारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाते हैं जबरदस्ती। तो ट्रैक्टर, और खास करके ये उन ग्रोवर्स के लिए, किसानों के लिए जो बाहर से ट्रैक्टर हायर करते हैं, तो उसके तो ट्रैक्टरों को जरूर धुलवा लें। पता लगे वो पड़ोसी के नेट हाउस में चल के आया है, उसने सोलराइजेशन नहीं किया, आपने बड़ा अच्छा सोलराइजेशन किया था, तो उसके जो टायरों के मिट्टी लगी है वो आके आपके पूरे खेत में फैल जाएगी, क्योंकि पूरे खेत में वो चलने वाला है। तो वो जो सारी मेहनत थी वो खराब हो गई।
इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स में गलती करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जैसे मैंने कहा ये कहते हैं कि साहब सोलराइजेशन किया फिर भी हमें फ़ायदा नहीं मिला। हुआ ऐसा मेरे साथ में, काफ़ी फीडबैक आ रहे हैं ऐसे। तो उसकी भी, ट्रैक्टर की टायर की भी सफाई करनी है। हमारा खुद का ट्रैक्टर है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी उसके जो टायर हैं आप उसको एक बार पानी से धो लें या साफ कर लें। और छठा और मैं कहूँगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब हम अंदर, जब फसल लगाने के लिए हमारा सोलराइजेशन हो गया, फसल अंदर लगाने वाले हैं, तो खेत तैयार करने में जनरली 5-7 दिन तो हमको लग ही जाते हैं। उस समय पे जो हमारा बड़ा वाला गेट है ना वो खुला ही पड़ा रहता है पूरा चौड़ा सारा, और जितनी भी तितली हैं, जितने भी कीड़े हैं, खास करके फंगस भी हो तो इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कीड़े जितने भी हैं, आपका थ्रिप्स हो, चाहे आपकी तितलियाँ हो, चाहे आपके माइट हो, वो सारे के सारे अंदर घुस जाते हैं। तो ये मैंने जब भी मैं विजिट करता हूँ ये चीज़ मेरे को कई जगह पे, क्या मोस्टली मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे किसान जो है, काफ़ी सारे ग्रोवर इसको गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया ऐसा ना करें। उसको आप जैसे ही आपका ट्रैक्टर अंदर इंटर हो जाए उसको नीचे गिरा दें। कंप्लीट बंद नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का बंद कर दें ताकि एकदम से उड़ती हुई तितली खटाक से अंदर ना घुस जाए, ऐसा नहीं। इसी तरह से जैसे ही आपका अंदर उसमें ट्रैक्टर वाला काम हो जाए तो बड़े वाले गेट को, उसको तुरंत से बंद कर दें ताकि अंदर किसी भी तरह की तितली या जो मैंने बताए कीड़े वो अंदर प्रवेश ना कर सके। तो ये 6 स्टेप जो मैंने बताए और 6 स्टेप लास्ट के जो बताए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ, और मेरे पास में से फीडबैक भी है कि जिन्होंने अच्छे से सोइल ट्रीट किया, जिनके अच्छे से अंदर टेम्परेचर बना, बिल्कुल सील पैक उसको रखा, ये जो लास्ट वाली सावधानियां हैं इनको अगर उन्होंने अपनाया तो उनको लगभग लगभग मैं कहूँगा कि उनकी ऐसी समस्या बाद में इनकी, खास करके निमेटोड की, और इनकी आई ही नहीं। तो ये आपको ये मेरा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और आपको निश्चित रूप से इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रीन फार्म सॉल्यूशन से आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको, आगे भी इसके अंदर हम नई नई जो है अलग अलग विषय के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो लेके आने वाले हैं।